दोस्त दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान। Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. And I think those countries owe it to us. किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब खुशियों से ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए पश्चिम एशिया के बारे में, जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 48 घंटे में एक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 2 बार अटैक हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की धमकी दी है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई भी संधि ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच मुमकिन नहीं लग रही है। इस वक्त आप देखिए, मैं आपके सामने आ रही हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है मुस्लिम देशों को वो बाकायदा तौर पर धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि उनको अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत इजराइल को मान्यता देनी होगी, उस अकॉर्ड को मानना ही होगा। यानी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन अगर ये साइन नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स, तो हम सीधे तौर पर कोई भी डील नहीं होगी ईरान के साथ। और ये जो मुल्क हैं ये हमारे कर्जदार हैं। आइए इस बयान को सुनते हैं। Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक ईद की मुबारकबाद का पोस्टर नज़र आता है आपको। ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भेजा और उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ था नो टू अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस जंग के दौरान जब से इस पर सीज़ फायर को लेकर बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी रेपुटेशन, एक तरह से पूरे अपने मुल्क को एक ऑफ़र कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि हम यहाँ पर शांति वार्ता करेंगे और हर तरह से कंधा देने से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, मैं कहूँगी सहारा देने तक अमेरिका की हर तरह से मदद की है। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका पाकिस्तान तक को धमकी देने से बाज नहीं आया है। यानी सऊदी अरब के साथ भी उसकी डील है, बाकायदा एक डिफेंस डील, उसके बावजूद भी इजिप्ट के साथ देखें तब भी, टर्की के साथ रिश्ते देखें तब भी। लेकिन इस सब के बीच जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पूरे तरीके से फंस गया है। क्योंकि एक जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी अगर ये बात मान भी लेता है पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो सरकार है, तो सड़कों पे आप देखिए जिस तरह का उबाल नज़र आएगा। क्योंकि इस वक्त जबकि ईद मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक मूवमेंट, एक आंदोलन नज़र आ रहा है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को पढ़ने की कोशिश करें कि किस तरह से हर तरफ से कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों असंभव है, बाकी देशों का भी जिक्र करूंगी, और क्यों अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर। अचानक ये कहाँ से आ गया कि अगर आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं तो इजराइल को आपको मान्यता देनी पड़ेगी। किस तरह का बेहुदा मजाक है। इससे पहले कि मैं दूसरे देशों की तरफ आऊं और आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गिरवी रख देना चाहते हैं वेस्ट एशिया के इन तमाम देशों को इजराइल के आगे, कि ये बता सकें जो पूरी एक यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो यूएस की हुकूमत के एक बड़े हिस्से को चलाती है, कि देखिए मैं ईरान के साथ डील कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग अलोकप्रिय है, पॉपुलर नहीं है उनका ये स्टेप, लेकिन मैं इजराइल को भी किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। तो इजराइल को हर तरह से फ़ायदा होगा इस डील के बावजूद भी। और ये पूरे तरीके से अब्राहम अकॉर्ड एंटी ईरान अकॉर्ड, एक एंटी ईरान संधि मानी जाती है। लेकिन एक ही पल में इंतज़ार कीजिए, मैं पहले पाकिस्तान पर बात पूरी कर लेती हूँ। तो पाकिस्तान का आप ये देखिए, पूरे तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि इजराइल के इंटरेस्ट के आगे
एक तरह से हॉस्टेज बनाने की ये पूरी कोशिश है। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद मैं झट से आती हूँ और पाकिस्तान की चर्चा करती हूँ। अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने ये देखिए कि एक यूएस की मध्यस्थता वाला, उसकी ब्रोकर्ड जो है अग्रीमेंट है इजराइल और बाकी अरब जो देश हैं उनके बीच। ट्रंप के पहले टर्म में ही अब्राहम अकॉर्ड की घोषणा की गई थी और उसको माना भी गया था। एक तरह से पूरे वेस्ट एशिया में ये एक शांति की स्थापना के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन ईरान की कीमत पर, क्योंकि ईरान के विरोध में एक तरह से इसको माना जाता रहा है। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये तमाम जो थे ये शामिल हुए थे इस पूरे अकॉर्ड में। और एक तरह से मैं कहूँगी कि एक एंटी ईरान अलाइनमेंट, यानी ईरान के खिलाफ एक तरह से पूरा एक ब्लॉक बन गया था, ये माना गया था। एक तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था और नॉर्मलाइजेशन था इजराइल की तमाम तरह की ज़्यादतियाँ जो फ़िलिस्तीन पर करता रहता है। अब ये देखिए कि कंट्रोवर्शियल, ये पूरी तरीके से विवादित है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ बाकी कुछ और मुस्लिम देशों में नहीं, पूरे वेस्ट एशिया में। और उसके अलावा अब तो यहाँ साउथ एशिया तक आ गए हैं पूरा ये अकॉर्ड की जो चर्चा हो रही है, टर्की तक पहुँच गई है पूरी ये बात कि दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। क्या ईरान डील से इजराइल के रिकग्निशन का क्या ताल्लुक़ है? कोई बताए ज़रा, कोई ऐसा होशियार अक्लमंद हमारा दर्शक है जो बता सके हमें कि कोई इसका संबंध है आपस में। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरे तरीके से दो अलग अलग इशू हैं। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे कह चुके हैं कि दोनों को इंटरलिंक नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पे इस बात को वो कह चुके हैं। और गज़ा की जो ये पूरी जंग है, इसको अगर आप देखें तो किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन, जो सामान्यकरण है इजराइल की, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी भरी और मैं कहूँगी सीधे तौर पर नरसंहारी जो नीतियाँ हैं फ़िलिस्तीन के प्रति, एक तरह से उसको सैंक्शन देना है कि हम अग्री करते हैं, हम इस बात से सहमत हैं कि जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है और जो करता रहा है 2 साल से, हज़ारों की तादाद में 70-80 हज़ार, एस्टिमेट तो यहाँ तक है 1 लाख से ज़्यादा ऊपर फ़िलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है इजराइल के ज़रिए। तो क्या इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा? अब ये देखिए जो मुल्क इसमें प्रभावित हो रहे हैं उसमें सऊदी अरब है, कतर है, पाकिस्तान है, टर्की है। सीधे तौर पे देखा जाए तो पूरे तरीके से इन तमाम मुल्कों के लिए ज़मीन पर जो सड़क का एक सेंटिमेंट है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है पूरे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आप देखिए पाकिस्तान की जो स्थापना है वही एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो कि इस्लामिक जो थियोलॉजी है उस पर आधारित है कि इस्लाम के नाम पर देश बनाया गया। दूसरा जो राज्य है फ़िलिस्तीन, उस पर वहाँ मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। क्या पाकिस्तान इसको बर्दाश्त कर सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि पूरी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी मैंने कहा कि सड़क पर आ जाएंगे हज़ारों लाखों लोग, अभी भी वहाँ एक तरह का पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है। दूसरे अगर रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल को अब भारत के बहुत नज़दीक देखा जाने लगा है। आपको याद है मदरहुड फादरहुड वाला पूरा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की संसद में जाके दिया था। तो अब जब ये देखा जा रहा है कि भारत इजराइल के नज़दीक है तो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक ब्लॉक में नहीं दिखना चाहेगा जहां भारत है। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए रीजनल जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी, मिलिट्री कैलकुलेशन भी आप देखें कि सऊदी अरब के साथ भी जो उसका एक मिलिट्री मुआहदा है उसके हिसाब से भी इसका बिल्कुल सेंस नहीं बनता। अब ये देखिए ऑफिशियल जो पाकिस्तान पोजीशन है पाकिस्तान की वो क्या है। पाकिस्तान की हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी यही रही है कि कोई भी रिकग्निशन इजराइल को नहीं होगा जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता, जब तक कि एक अलग देश राज्य नहीं बन जाता फ़िलिस्तीन, तब तक नहीं माना जाएगा। और देखिए पाकिस्तान की 1947 से ये पॉलिसी रही है। ये दोनों देश जब पाकिस्तान बना उसी साल आप देखिए ये बना, इजराइल बना। तो दोनों का इतिहास बिल्कुल एक जैसा है, एक यहूदी धर्म के आधार पर बना और एक इस्लाम के आधार पर देश बना जब भारत का बंटवारा हुआ। तो जो पूरे तरीके से इस्लाम की जो पूरी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, और फ़िलिस्तीन का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी अपनी आज़ादी अपने अख्तियार में होने का जो पूरा प्रिंसिपल है, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहता है। और आपको ये बात मालूम है, पाकिस्तानियों को तो मालूम होगी, हिंदुस्तानियों को क्या ये बात मालूम है कि पाकिस्तान के बाकायदा पासपोर्ट पर ये लिखा रहा है हमेशा कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल के अलावा बाकी तमाम देशों में जाने के लिए वैध है ये पासपोर्ट। तो आप समझते हैं कि कितना वेहमेंटली अपोज करता है इजराइल को, खासकर जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स है। तो अब जो पाकिस्तान कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को जो उसने पूरे तरीके से बताया है, रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि अब्राहम अकॉर्ड और ईरान नेगोशिएशंस दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इनको अमेरिका को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए और दोनों जोड़े नहीं जा सकते।
और एक तरह से ये मैं कहूँगी एक सॉफ्टर वे है ट्रंप को ये बताने का कि आपकी बात हमें नागवार है और आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खासकर, उन्होंने तो सीधे तौर पर इस बात को और ज़्यादा मजबूत तरीके से कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि कोई भी अपनी जो फंडामेंटल हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बुनियादी हमारी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये किसी भी तरीके का कोई अकॉर्ड में हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, जो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की सड़कें लोगों से भर जाएंगी, पट जाएंगी अगर इस तरह का कोई अब्राहम अकॉर्ड से सोचेगा भी अगर पाकिस्तान की सरकार या उनकी मिलिट्री, तो सीधे तौर पर ये नामुमकिन है लगभग कि वहाँ जो धर्म पर आधारित पार्टियां हैं वो भी इस बात का विरोध करेंगी, जो आम लोग हैं वो भी इस बात का विरोध करेंगे, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग, ये तमाम लोग इस बात का विरोध करेंगे और एक तरह का इस्लामिक मोबिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और ये तमाम बातें ये सब फॉरेन प्रेस लिख रहा है पाकिस्तान के बारे में, उन्हीं का ये एक तरह से मैं एनालिसिस आपको और अपने अक्ल से सोचकर दोनों को मिलाकर बता रही हूँ कि क्या सोच रही है दुनिया, कि किस तरह से पाकिस्तान को बुरे तरीके से फंसा दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, एक ऐसे दोस्त को जिसको लगातार वो वाइट हाउस में बुलाकर आसिम मुनीर साहब को उनको लंच कराते हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से सबसे बड़े अधिकारी और सबसे बड़े नेता वहाँ पहुँच गए पाकिस्तान अमेरिका के, और वहाँ पर पीस नेगोशिएशंस हुए। इसके बाद लगातार तारीफ़ होती रहती है। पाकिस्तान की तरफ से नोबेल पीस प्राइज़ देने का एक प्रस्ताव रखा गया, पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए, लेकिन इस सब के बीच भी किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी एक खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान। ईरान से भी देखिए जिस तरह के ताल्लुकात, जिस तरह के संबंध हैं ईरान से, पाकिस्तान के उस लिहाज से भी देखें, न सिर्फ कि उनका बॉर्डर मिलता है बल्कि हर तरह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है, दोनों को बॉर्डर भी मिलता है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है बलूचिस्तान के मद्देनज़र अगर देखा जाए, और इसके अलावा एनर्जी और ट्रेड दोनों का इंटरेस्ट है, यानी बिजली का भी जो पूरा कनेक्शन है, बिजली भी ईरान पाकिस्तान को बेचता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितना क्लोज़ ये कनेक्शन है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया था कि कैसे जब इजराइल और भारत का एक मजबूत कनेक्शन ये बनता हुआ दिख रहा है, दोनों एक ही पाले में नज़र आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल दूर भागने की कोशिश करेगा। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पाकिस्तान की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो पूरा जिस पर निर्भर करता है पाकिस्तान, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए, क्यों बिल्कुल सीधे मुंह क्यों नहीं कह सकता पाकिस्तान अमेरिका से कि दफ़ा हो जाइए, हमें आप ये अकॉर्ड हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि IMF, जी हाँ, ये जो है IMF का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को। इसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से पूरी तरीके से फंडिंग आती है, चाहे वो UAE हो या सऊदी अरब हो, और ये रिज़र्व है उनका। और इन देशों की जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके रिश्ते अमेरिका से हैं, तो अमेरिका ज़रा सी देर में बाह मरोड़ देगा ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी, कि आप मत दीजिए इनको पैसा या इनके साथ कोई और समझौता मत कीजिए, और उधर पाकिस्तान परेशान हो सकता है, और US के साथ जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स है। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है बिल्कुल फंस गया है पाकिस्तान कि आखिर करे तो करे क्या, दोस्त ना रहा, यार ना रहा। परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ऐसे किसी भी देश के लिए जो मुस्लिम है लगभग असंभव है इजराइल के साथ इस वक्त अलाइन करना। तो सीधे तौर पर जितना भी कहने की कोशिश करे, टर्की के लिए भी जो एर्दोआन हैं वो सीधे तौर पर क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं इजराइल को, एक नहीं कई बार, और इजराइल ने यहाँ तक कि हमला करने की धमकी तक दी थी कि हम टर्की पर हमला कर सकते हैं अगर ये नहीं हुआ। तो इजराइल के लिए, टर्की के लिए भी असंभव है, इजिप्ट और जॉर्डन के लिए भी बहुत मुश्किल है, उनकी घरेलू पॉलिटिक्स के मद्देनज़र भी। तो जो पूरे तरीके से आप ये देखने की कोशिश करें कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी वही है कि रिपब्लिकन लोग नाराज़ हैं कि ट्रंप क्यों ये डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। तो उनको ये बताएंगे कि देखिए हम इसमें ईरान का नुकसान ही करने जा रहे हैं और इजराइल को हम फ़ायदा पहुँचाएंगे, इजराइल को नॉर्मलाइज करेंगे उनका जो रिलेशनशिप है बाकी देशों के साथ, और इससे इजराइल को फ़ायदा होगा। तो वहाँ जो नरसंहारी एक ज्यूश जो लॉबी है जो अमेरिका पर जिसका काफ़ी हद तक कब्ज़ा है, वो इस बात को लेकर खुश हो जाएगी। ये करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये देखिए कि अरब और इजराइल के रिश्तों को नॉर्मलाइज करके एक तरह से इजराइल की जो चौकीदारी करता है अमेरिका, उसको भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर ये इसी तरीके से बातचीत चलती रही तो मेरी नज़र में ये असंभव है, ये नामुमकिन है कि कोई पीस अग्रीमेंट पे
यूएस और ईरान पहुंच सकते हैं। इसका मतलब जंग के जो मैंने आपसे कहा काले बादल जो मंडरा रहे हैं वो और ज़्यादा गहरा सकते हैं। अब आखिरी बिल्कुल बात आपसे कि जो सीधे तौर पे देखिए ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि पूरे मिडल ईस्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, पश्चिम एशिया को, कि इजराइल ही उसकी धुरी बने, उसका केंद्र बने। और जिस तरह की बदनामी हुई है और जिस तरह से इजराइल अलग थलग पड़ा है इस पूरे खित्ते में, उसको वापस लाया जा सके और ईरान को एक अनटचेबल, एक अछूत, एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर इस पूरे खित्ते में स्थापित कर दिया जाए, जिससे जंग का सीधा सीधा नुकसान ईरान को हो।